नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरकारी एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इन्फोर्समेंट कांस्टेबल का आज प्रैक्टिस सेट 22 है और इस सेट में 50 क्वेश्चन हम कराने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए आपके एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित ही क्वेश्चन चल रहे हैं। अगर आप इस क्लास को कंटिन्यू रखते हो, ये प्रैक्टिस सेट जो भी चल रहे हैं, तो आपको एग्ज़ाम में बेनिफिट देखने को मिलेगा। और मेरा मानना ये है, क्या 85+ आपका जो है स्कोर आराम से चला जाएगा। जो भी प्रैक्टिस सेट मैंने कराए हैं, प्लेलिस्ट बनी पड़ी है यूट्यूब चैनल पर, वहाँ पे जाके देख सकते हो। क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 151। भारत में प्रतिवर्ष सड़क दुर्घटना में लगभग कितने लाख लोग घायल होते हैं? तो 5 लाख लोग घायल होते हैं। हमने कल के प्रैक्टिस सेट में बात की थी, लास्ट क्वेश्चन था हमारा, क्या कितने लोग मारे जाते हैं? तो 1.5 लाख लोग लगभग प्रतिवर्ष मारे जाते हैं। और घायल की बात करें तो 5 लाख लोग जो है घायल होते हैं प्रतिवर्ष दुर्घटना में, सड़क दुर्घटना में। भारत में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा प्रसारित आंकड़ों के अनुसार प्रतिवर्ष लगभग 5 लाख लोग सड़क हादसों में घायल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 152। भारत में सड़क दुर्घटना मृत्यु दर वर्ष 2020 में कितनी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 37.54%। देखिए, भारत में वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार सड़क दुर्घटना मृत्यु दर अर्थात 100 दुर्घटनाओं पर होने वाली मृत्यु की संख्या 37.54 थी। यानी जो परसेंटेज थी वो 37.54% थी मृत्यु दर 2020 में जो दुर्घटनाएं होती थी। यानी जैसे दुर्घटना हुई तो 37.54% लोग मर जाते थे और बाकी जो लोग होते थे वो बच जाते थे दुर्घटना वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 153। वर्ष 2020 में पिछले वर्ष की तुलना में सड़क दुर्घटना में कमी आई है या वृद्धि हुई है? तो दोस्तों कमी आई है। वर्ष 2020 में पिछले वर्ष की तुलना में सड़क दुर्घटना की कमी दर्ज की गई है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक कोविड-19 के कारण देश भर में लॉकडाउन लागू किया गया था। और दूसरी चीज़ ये है, जो अधिनियम 2019 वाला आया था, मोटर वाहन अधिनियम 2019 में क्या है कि इन्होंने पेनल्टी, बहुत ही अच्छी पेनल्टी लगा दी। जो पहले 100 रुपये फाइन के लगते थे वो अब सीधे 1000 रुपये कर दिए। अगर आप हेलमेट पहन के बाइक नहीं चलाओगे तो पहले 100 रुपये लगते थे 1988 अधिनियम के तहत, और 2019 अधिनियम के तहत जो है वो 1000 रुपये कर दिए। सीट बेल्ट नहीं लगा रखी आपने गाड़ी चलाते समय, जो पहले 100 रुपये का फ़ाइन था वो अब 1000 रुपये का फ़ाइन कर दिया। तो फाइन से भी बहुत सी जो चीज़ें हैं वो देखने को मिली हैं, चीज़ें सुधरी हैं। यानी जो भी दुर्घटनाओं में कमी है वो 2020 में 2019 की अपेक्षा कमी आई है। क्वेश्चन नंबर 154। सड़क सुरक्षा के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 2014 में कौन सी समिति गठित की गई थी? तो के.एस. राधाकृष्णन। देखिए, सड़क सुरक्षा के संबंध में अप्रैल 2014 में सड़क सुरक्षा पर 3 सदस्यीय न्यायमूर्ति के.एस. राधाकृष्णन समिति की स्थापना सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई थी। यानी सुप्रीम कोर्ट ने यह समिति को बनाया था। और किसकी अध्यक्षता में? के.एस. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में यह बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 155। ड्रंक ड्राइविंग पर नियंत्रण के लिए राजमार्गों पर शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की गई थी। तो ये की थी के.एस. राधाकृष्णन समिति ने। यानी इस समिति ने यह कहा था कि भाई जो भी राजमार्ग हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग हुए या राज्य राजमार्ग हुए, उनके बराबर में जो भी ठेकों की दुकान है, जो शराब वगैरह वहाँ पर बिकती है, उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। तो के.एस. राधाकृष्णन समिति ने इस चीज़ की सिफारिश की थी। वर्ष 2014 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सड़क सुरक्षा के संदर्भ में न्यायमूर्ति के.एस. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जिसने ड्रंक ड्राइविंग पर नियंत्रण हेतु राजमार्गों पर शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की जो है सिफारिश की थी। क्वेश्चन नंबर 156। सड़क सुरक्षा से संबंधित के.एस. राधाकृष्णन समिति ने सिफारिश की थी। तो राज्यों को हेलमेट पर कानून बनाने के लिए ये भी सिफारिश थी। इनकी सड़क सुरक्षा संबंधी जागरूकता फैलाने का निर्देश, ये भी जो सिफारिश थी। राजमार्ग पर शराब की दुकान पर प्रतिबंध, ये भी सिफारिश थी। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, सड़क सुरक्षा से संबंधित के.एस. राधाकृष्णन समिति ने राज्यों को हेलमेट पहनने के लिए कानून बनाने, सड़क नियमों के विषय में जागरूकता फैलाने तथा राजमार्ग पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने हेतु सिफारिश की थी। क्वेश्चन नंबर 157। वर्ष 2017 में सर्वोच्च न्यायालय के सड़क सुरक्षा संबंधी निर्देश में शामिल था एक राज्य सड़क सुरक्षा परिषद का गठन करना या सड़कों पर पेड़ लगाना, राज्य मार्गों पर पेट्रोल पंप लगाना, राजमार्गों पर टोल टैक्स बंद कर देना।
तो वर्ष 2017 में सर्वोच्च न्यायालय के सड़क सुरक्षा संबंधी निर्देश में शामिल था, तो एक राज्य सड़क सुरक्षा परिषद का गठन करना। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, वर्ष 2017 में सर्वोच्च न्यायालय के सड़क सुरक्षा संबंधी निर्देश में राज्य सड़क सुरक्षा परिषद के गठन के लिए सिफारिश की गई थी। क्वेश्चन नंबर 158, सड़क सुरक्षा कोष की स्थापना करने हेतु निर्देश सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कब दिए गए थे? तो वर्ष 2017 में यह निर्देश दिए गए थे। और इसका एक्सप्लेनेशन एक बार हम देख लेते हैं क्वेश्चन का, जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया है। देखिए दोस्तों, इसका एक्सप्लेनेशन है, वर्ष 2017 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सड़क सुरक्षा हेतु सड़क सुरक्षा कोष की स्थापना करने के लिए सरकार को निर्देश जारी किया गया था। क्वेश्चन नंबर 159, निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश 2017 में सड़क सुरक्षा हेतु सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नहीं किया गया था? तो ट्रॉमा केयर सेंटर्स की स्थापना, जिला सड़क सुरक्षा समिति का गठन, सही है दोनों। स्कूलों के शैक्षणिक पाठ्यक्रम सड़क सुरक्षा शिक्षा शामिल करना, ये भी राइट आंसर हो जाएगा, यानी स्कूलों में भी बच्चों को जो है ये पाठ पढ़ाने चाहिए सड़क सुरक्षा से संबंधित। तो उपयुक्त तो सभी शामिल हैं। देखिए, वर्ष 2017 में सड़क सुरक्षा संबंधी निर्देश सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया था, जिसके अंतर्गत उपयुक्त विकल्पों में दिए गए सारे प्रावधान जो है वो शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 160, सड़क सुरक्षा पर तृतीय वैश्विक उच्च स्तरीय सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो 2020 में। देखिए, सड़क सुरक्षा पर तृतीय वैश्विक उच्च स्तरीय सम्मेलन स्वीडन में वर्ष 2020 में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 161, वर्ष 2020 में स्वीडन में आयोजित सड़क सुरक्षा पर तृतीय उच्च स्तरीय वैश्विक सम्मेलन का लक्ष्य है। तो देखिए, 2030 तक शून्य सड़क दुर्घटना मृत्यु की स्थिति, यानी ये टारगेट रखा गया है 2020 में, जो स्वीडन में आयोजित हुआ था सड़क सुरक्षा पर तीसरा उच्च स्तरीय वैश्विक सम्मेलन, क्या 2030 तक सभी जगह जो सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु होती हैं वो जीरो करनी। यानी वर्ष 2020 में स्वीडन में आयोजित सड़क सुरक्षा पर तृतीय उच्च स्तरीय वैश्विक सम्मेलन में 2030 तक शून्य सड़क दुर्घटना मृत्यु की स्थिति प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 162, सड़क सुरक्षा पर द्वितीय वैश्विक उच्च स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ब्राजीलिया में किया गया था। तीसरा कहाँ? स्वीडन में, और दूसरा ब्राजीलिया। देखिए, सड़क सुरक्षा पर द्वितीय वैश्विक उच्च स्तरीय सम्मेलन ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया में आयोजित किया गया था। भारत ब्राजीलिया घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करता देश है, और भारत ने जो हस्ताक्षर किए थे वो 2015 में किए थे। इस घोषणा पत्र में सड़क दुर्घटना मृत्यु में कमी लाने के लिए प्रतिबद्धता जताई गई थी। दोस्तों, ये जो भी क्वेश्चन चल रहे हैं ये वो क्वेश्चन रिलेट करके चल रहे हैं। अगर आपने पिछले प्रैक्टिस सेट देखे होंगे तो आप चीज़ों को रिलेट कर पा रहे होंगे और क्वेश्चन बहुत आसानी से कर पा रहे होंगे, ये जो भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 163, सड़क सुरक्षा सुनिश्चित किया जा सकता है? तो विभिन्न संस्थानों की क्षमताओं को बढ़ाकर, ये सही हो जाएगा। जागरूकता बढ़ाकर भी सड़क सुरक्षा सुनिश्चित किया जा सकता है। सड़कों के लिए इंजीनियरिंग डिजाइन में सुधार करके, हाँ ये भी राइट है, क्योंकि अगर सड़कों का भी जो भी डिजाइन है इंजीनियरिंग डिजाइन करके अगर डिजाइन बेहतर तरीके से किया जाएगा सड़कों का, तो भी जो है सड़क सुरक्षा की जा सकती है, सुनिश्चित की जा सकती है। तो उपयुक्त सभी विकल्प इसके सही हो जाएंगे। देखिए, सड़क सुरक्षा विभिन्न संस्थानों की क्षमताओं को बढ़ाकर सड़क सुरक्षा संबंधी जागरूकता फैलाकर तथा सड़कों के लिए इंजीनियरिंग डिजाइन में सुधार करके किया जा सकता है। अतः उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 164, ब्राजीलिया घोषणा पत्र पर भारत ने कब हस्ताक्षर किए थे? तो 2015 में। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, पहले भी ये ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया है। तो सड़क सुरक्षा से संबंधित ब्राजीलिया घोषणा पत्र पर भारत ने वर्ष 2015 में हस्ताक्षर किया था। इसके तहत विश्व की आधुनिक तकनीकी को सड़क सुरक्षा हेतु अपनाए जाने पर सहमति व्यक्त की गई। क्वेश्चन नंबर 165, ब्राजीलिया सड़क सुरक्षा घोषणा 2015 में कौन सा लक्ष्य निर्धारित किया गया था? तो अगले 1 दशक में सड़क दुर्घटना मृत्यु की संख्या आधा करना, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगले 2 दशक में सड़क दुर्घटना मृत्यु की आधा करना, 2 दशक ने, इन्होंने 1 दशक की बात की थी। वर्ष 2030 तक सड़क दुर्घटना मृत्यु शून्य करना, तो ये ब्राजीलिया में नहीं हुआ था दोस्तों, ये हुआ था स्वीडन में।
तो उपरोक्त में से कोई भी नहीं, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ब्राजीलिया सड़क सुरक्षा घोषणा 2015 के अंतर्गत अगले एक दशक में सड़क दुर्घटना मृत्यु की संख्या को आधा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 166, सड़क दुर्घटना के प्रमुख कारण हैं। तेज वाहन चलाने से सड़क दुर्घटना हो सकती है, अपनी लेन में न चलना तो भी सड़क दुर्घटना हो सकती है। अगर आप एक्सप्रेसवे वगैरह पर चल रहे हो और आप अपनी एक निश्चित लेन में नहीं चलते हो, आप लेनों को बदलते रहते हो, तो भी सड़क दुर्घटना हो सकती है। खतरनाक तरीके से ओवरटेक करना तो भी सड़क दुर्घटना हो सकती है। उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सड़क दुर्घटना के प्रमुख कारण के अंतर्गत तेज वाहन चलाना, अपनी लेन में न चलना या खतरनाक तरीके से ओवरटेक करना इत्यादि शामिल है। क्वेश्चन नंबर 167, एक्सीडेंट होने पर ड्राइवर की जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए? तो गाड़ी रोककर घायलों की मदद करनी चाहिए। तो दोस्तों बिल्कुल, अगर एक्सीडेंट हो चुका है और ड्राइवर के अगर चोट कम भी लगी है या चोट लगी भी है, तो ड्राइवर का ये फ़र्ज़ बनता है कि जिन सवारियों को वो लेके जा रहा है उनको प्रोटेक्ट करना, यानी कि गाड़ी रोके और घायलों की मदद उसे करनी चाहिए। दुर्घटना स्थल पर नहीं रुकना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा, उसे रुकना चाहिए। पुलिस को तुरंत सूचना नहीं देनी चाहिए, तो दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा। उसे पुलिस को भी तुरंत सूचना देनी चाहिए और जो भी व्यक्ति घायल है उनकी मदद करनी चाहिए। तो एक्सीडेंट होने पर ड्राइवर की जिम्मेदारी है कि वह गाड़ी रोककर घायलों की मदद करे। इसके साथ ही दुर्घटनाग्रस्त वाहन के 100 मीटर के अंदर किसी को भी सिगरेट पीने न दें। क्वेश्चन नंबर 168, किसी भी वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना पुलिस को कब देनी चाहिए? 1 माह के भीतर, 24 घंटे के भीतर, 12 घंटे के भीतर, या कभी भी दिया जा सकता? देखिए, अगर कोई भी वाहन है वो दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना पुलिस को कब देनी चाहिए? कोई वाहन है और वो दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है, तो देखिए, किसी भी वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना पुलिस को 24 घंटे के भीतर देनी चाहिए। यानी 24 घंटे के भीतर भीतर वो सूचना पुलिस के पास पहुंच जाए। हो सके तो आप भाई तुरंत सूचना दो, पर ये जो मैक्सिमम टाइम इन्होंने यहाँ पर बताया है कि 24 घंटे के बाद सूचना जो है वो नहीं देनी। 24 घंटे के अंदर अंदर सूचना दो, चाहे 10 मिनट बाद दो, दुर्घटना होने के चाहे 1 घंटा बाद दो, चाहे 24 घंटे के अंदर कभी भी सूचना दे सकती हो आप। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चनों का हमें पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 169, दुर्घटना होने के पश्चात सामान्य व्यक्ति को क्या करना चाहिए? देखिए, दुर्घटना हो जाती है तो सामान्य व्यक्ति क्या करे? दुर्घटना स्थल पर किसी से बहस नहीं करनी चाहिए, राइट है, क्योंकि कभी भी बहस मत करो दुर्घटना स्थल पर और लोगों से। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की मदद करने से घबराना नहीं चाहिए। तो दोस्तों घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए, ये भी राइट हो जाएगा। पुलिस को सूचित करें, ये भी राइट हो जाएगा। उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, दुर्घटना होने के पश्चात सामान्य व्यक्ति को दुर्घटना स्थल पर किसी से बहस नहीं करनी चाहिए तथा दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की मदद करने से घबराना नहीं चाहिए। पुलिस को सूचित करें तथा एम्बुलेंस को भी बुलाएं। क्वेश्चन नंबर 170, वाहन को दुर्घटना स्थल से तब तक नहीं हटाना चाहिए जब तक कोई पुलिस अधिकारी इसकी इजाज़त ना दे। या राइट है, क्योंकि पुलिस अधिकारी की इजाज़त का मिलना ज़रूरी है। अगर दुर्घटना स्थल पर कोई वाहन है तो जान बचाने के लिए गाड़ी हटाना ज़रूरी न हो। देखिए, अगर जान बचाना ज़रूरी है गाड़ी हटाने से, तो गाड़ी हटाई जाएगी। अगर जान बचाना ज़रूरी नहीं है, यानी आपको लगता है कि ये जो भी वाहन है इससे किसी की जान को कोई खतरा नहीं है, तो जब तक पुलिस अधिकारी उसकी इजाज़त नहीं देता जब तक वो वाहन नहीं हटाना चाहिए। आग लगने का खतरा न हो, उस वाहन में आग लगने का खतरा भी नहीं होना चाहिए। तो उपयुक्त तो सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, वाहन को दुर्घटना स्थल से तब तक नहीं हटाना चाहिए जब तक कि कोई पुलिस अधिकारी इसकी इजाज़त ना दे या फिर जान बचाने के लिए गाड़ी हटाना ज़रूरी न हो। सड़क पर ट्रैफिक जाम होने पर या आग लगने की संभावना के आधार पर भी वाहन को हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 171, देखिए, निम्न में से सही कथन कौन सा है? तो शराब गाड़ी चलाने की क्षमता बढ़ाती है। अगर आप शराब पी के गाड़ी चलाओगे तो गाड़ी चलाने की जो क्षमता बढ़ाएगी, ये गलत है। कुछ लोगों पर ज़्यादा शराब पीने का कोई असर नहीं होता, ये इस चीज़ में कोई सेंस नहीं है। बिना मतलब का ये ऑप्शन है कि उन्होंने सही कथन के बारे में पूछा है। उन्हें क्या मतलब किसी पे फ़र्क पड़ रहा दारू पीने से या नहीं पड़ रहा। तो अगर आप शराब पीने से पहले ढेर सारा खाना खा ले तो शराब का असर नहीं होगा। तो दोस्तों, कैसे कैसे ऑप्शन है, आप खुद सोच सकते हो। ऐसे क्वेश्चन को बड़े आराम से कर जाओगे। पेट भरा होने से नशा धीरे धीरे चढ़ता है, लेकिन शराब का पूरा प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, ऑप्शन डी
यहाँ पर सही क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए, पेट भरा होने से नशा धीरे धीरे चढ़ता है, लेकिन शराब का जो है पूरा प्रभाव आप पर पड़ेगा। अतः वाहन चलाते समय शराब न पिएं। कुल मिलाकर ये बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 172। निम्न में से गलत कथन का चयन कीजिए। देखिए, चाय या कॉफ़ी पीने पर और ताज़ा हवा से नशा कम हो जाता है। गलत है, क्योंकि अगर आपने दारू पी रखी है तो चाय कॉफ़ी पीने से या ताज़ा हवा लेने से नशा कम नहीं होगा। बियर पीकर वाहन चलाने में कोई हर्ज नहीं है। दोस्तों, बियर में भी अल्कोहल होती है, और जो अल्कोहल होती है वो नशे के अंतर्गत चीज़ें आती हैं। शराब का प्रभाव सभी पर नहीं पड़ता दोस्तों, शराब का प्रभाव सभी पर पड़ता है। उपयुक्त सभी कथन गलत हैं। देखिए, उपयुक्त विकल्प में दिए गए सभी कथन गलत हैं। इस प्रकार का तर्क देकर कुछ लोगों द्वारा वाहन चलाया जाता है, इससे दुर्घटना की संभावना हमेशा बनी रहती है। अतः शराब या बियर पीकर वाहन किसी भी परिस्थिति में या किसी भी स्थिति में ना चलाएं। क्वेश्चन नंबर 173। शराब पीकर वाहन चलाया जा सकता है जब थोड़ी दूर जाना हो। अगर थोड़ी भी दूर जाना है तो क्या शराब पीना ज़रूरी है? तो ये गलत हो जाएगा। जब अत्यंत आवश्यक कार्य हो, कितना भी आवश्यक कार्य हो, और आवश्यक कार्य में तो शराब पीकर वाहन वैसे भी नहीं चलाना चाहिए। जब खाली रास्ते पर जाना हो, तो अगर खाली रास्ते पर भी जा रहे हो तो भी शराब पीकर वाहन नहीं चलाना चाहिए। उपयुक्त किसी भी स्थिति में नहीं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। देखिए, शराब पीकर वाहन किसी भी स्थिति में नहीं चलाया जा सकता, चाहे कितना भी महत्वपूर्ण कार्य क्यों न हो। यदि पूरी सड़क खाली हो और नज़दीक में ही जाना हो, तब भी शराब पीकर वाहन चलाना निषिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 174। शराब पीकर वाहन चलाते समय शरीर पर प्रभाव पड़ता है। सोचने समझने की शक्ति कम करता है, ये सही है। साफ दिखना कम हो जाता है, धुंधला दिखता है, ये राइट हो जाएगा। तत्काल निर्णय क्षमता में कमी, ये भी सही है। यानी आप डिसीजन जो है तुरंत नहीं ले सकते अगर आपने शराब पी रखी है उस समय, कि आपको किस तरफ मुड़ना है। तो ये डिसीजन मेकिंग का जो सिस्टम होता है, इसमें कमी आ जाती है। तो उपयुक्त सभी, यानी ये शरीर पर प्रभाव पड़ते हैं हमारे। इसका एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं। देखिए, शराब पीकर वाहन चलाने से सोचने समझने की क्षमता में कमी, साफ दिखाई न देना तथा निर्णय क्षमता में कमी आ जाती है। अतः उपयुक्त सभी कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 175। नशे में वाहन चलाने से गलतियां हो सकती हैं। गलत लेन में गाड़ी चलाना, तो गलत लेन में गाड़ी चल सकती है अगर आपने नशा कर रखा है। सिग्नल दिए बिना गाड़ी रोकना, अगर सिग्नल आपको मिल चुके हैं तो अभी आप गाड़ी नहीं रोकोगे, या सिग्नल नहीं मिले हैं तो आप गाड़ी रोक सकते हो, तो नशे में ऐसी स्थिति हो सकती है। लाल बत्तियों की परवाह न करना, तो ये भी राइट हो जाएगा। आप लाल बत्तियों की परवाह बिल्कुल नहीं करोगे, तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा। उपयुक्त सभी। देखिए, नशे की हालत में वाहन चलाने से ये ऊपर की 3 गलतियां हमसे हो सकती हैं। नशे में वाहन चलाने से उपयुक्त सभी प्रकार की गलतियां होने की संभावना सर्वाधिक रहती है। अतः शराब पीकर या नशे की हालत में कभी भी वाहन न चलाएं। क्वेश्चन नंबर 176। असत्य कथन चुनिए। देखिए, हमेशा चौराहे के पास ओवरटेक करना चाहिए, या रेलवे फाटक के पास ओवरटेक न करें। ऐसी गाड़ी को ओवरटेक न करें जो पैदल चलने वालों को राह दे रही है। हॉर्न बजाकर या हेडलाइट जलाकर आगे चल रहे ड्राइवर को ओवरटेक करने का इरादा बताता है। तो असत्य कथन ऑप्शन ए हो जाएगा। हमेशा चौराहे के पास ओवरटेक करना चाहिए। दोस्तों, चौराहे के पास तो कभी भी ओवरटेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि चौराहे पर सबसे ज़्यादा भीड़ आपको देखने को मिलेगी, और जहाँ पर ज़्यादा भीड़ होती है वहाँ पर कभी भी गाड़ी को ओवरटेक नहीं करना चाहिए। तो चौराहे तथा रेलवे फाटक के पास वाहन को ओवरटेक नहीं करना चाहिए। विकल्प में दिए गए अन्य कथन सत्य हैं। ऑप्शन ए इसका गलत हो जाएगा। तो रेलवे फाटक के पास भी आपको ओवरटेक कभी नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, यानी रेलवे फाटक के पास ओवरटेक न करें। और क्योंकि ओवरटेक न करें, इसमें कहा ओवरटेक न करें, अगर कह देता ना ओवरटेक करें, रेलवे फाटक के पास ओवरटेक करें, तो ये भी हमारा जो विकल्प है ये गलत हो जाता, असत्य हो जाता। अभी फिलहाल में असत्य ऑप्शन ए है। हमेशा चौराहे के पास ओवरटेक करना चाहिए। अगर यहाँ पर भी न लगा देता, ओवरटेक न करें, तो दोस्तों ये हमारा विकल्प सत्य हो जाता। अभी असत्य तो किस सेंस में है, क्या चौराहे के पास में ओवरटेक करो, तो भाई असत्य बात है, ये गलत बात है, क्योंकि सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ का इलाका होता है। चौराहे के आसपास बहुत भीड़ रहती है। 177 क्वेश्चन। वाहन खड़ा करना गैर कानूनी है। गैर कानूनी कहाँ पर है? जेब्रा क्रॉसिंग पर। बिल्कुल भाई, जेब्रा क्रॉसिंग पर तो पैदल निकलने वालों का वो रास्ता होता है। जो लोग पैदल होते हैं वो जेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस करते हैं। पुल पर कभी भी वाहन नहीं खड़ा करना चाहिए। सुरंग के अंदर कभी वाहन नहीं खड़ा करना चाहिए। तो उपयुक्त सभी जगह।
देखिए जेब्रा क्रॉसिंग, पुल पर तथा सुरंग के अंदर वाहन खड़ा करना गैर कानूनी है, इससे यातायात बाधित हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 178, वाहन खड़ा किया जा सकता है होटल के सामने, अस्पताल के सामने, हाईवे के जंक्शन पर या पार्किंग क्षेत्र में। भाई पार्किंग क्षेत्र में, ओनली पार्किंग क्षेत्र में आप वाहन को खड़ा कर सकते हो। वाहन को सदैव पार्किंग क्षेत्र में खड़ा करना चाहिए, अन्य जगहों पर वाहन खड़ा करने से वाहन के मालिक पर जुर्माना लगाने का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 169, दुर्घटना में पीड़ित की मदद करने पर मेडिकल खर्च वहन करना होगा, गलत। व्यक्तिगत जानकारी देनी पड़ेगी, गलत है। अपनी व्यक्तिगत कोई जानकारी आपको शेयर नहीं करनी पड़ेगी। अस्पताल में रुकना पड़ेगा, गलत है। आप सिर्फ एडमिट करा के जा सकते हो। मदद करने वाले को अपराधी नहीं माना जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। जो मदद करता है उसे अपराधी नहीं माना जाएगा। देखिए दुर्घटना में पीड़ित की मदद करने पर मदद देने वाले को अपराधी नहीं माना जाएगा। साथ ही मेडिकल खर्च नहीं उठाना पड़ेगा तथा व्यक्तिगत जानकारी भी देना आवश्यक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 180, यदि बारिश या धुंध की संभावना हो तो वाहन चलाते समय क्या करना चाहिए। चलने से पहले वाइपर चेक करें, बिल्कुल राइट है। वाइपर वो होते हैं जो आपने देखा होगा, जो शीशे होते हैं लगे हुए, जिनसे हम शीशे को साफ़ करते हैं अगर धुंध वगैरह आ जाती है या बारिश के मौसम में वाइपर का यूज़ किया जाता है। खिड़कियों के शीशे तथा विंड स्क्रीन को चलने से पूर्व साफ करें, ये भी सही हो जाएगा। उपयुक्त दोनों ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यदि बारिश व धुंध की संभावना हो तो वाहन चलाते समय क्या करना चाहिए, तो चलने से पहले वाइपर चेक करें, खिड़कियों के शीशे तथा विंड स्क्रीन को चलने से पूर्व साफ करें। यदि बारिश या धुंध की संभावना हो तो वाहन को चलाने से पूर्व विंड स्क्रीन तथा शीशा साफ करें तथा वाइपर को चेक कर लेना चाहिए कि वाइपर आपका चल रहा है या नहीं चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 181, पानी भरे रास्ते पर वाहन को ले जाते समय क्या करना चाहिए, तो सड़क के बीच से चलाएं। दोस्तों अगर पानी भरा हुआ रास्ता है तो कभी भी सड़क के किनारे पर ना चलाएं, क्योंकि वहाँ पर गड्ढा भी हो सकता है, तो सड़क के बीच से चलाएं, ये नैतिकता है। बाढ़ या पानी भरे रास्ते पर बीच से गाड़ी चलाएं। पानी अधिक होने के कारण सड़क के किनारे दिखाई नहीं देते और गाड़ी का गहरे पानी में गिरने का खतरा बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 182, पानी भरे हुए रास्तों से गुजरते समय निम्न में से क्या करना चाहिए। पानी में घुसने से पहले वाहन को पहले या दूसरे गियर में कर लें, तो ये सही है, क्योंकि हमेशा छोटे गियर में जो है हमें गाड़ी को निकालना चाहिए जहाँ पर भी पानी वगैरह भरा हुआ होता है। गहरे पानी में गाड़ी का गियर न बदलें, तो दोस्तों गहरे पानी में कभी भी गाड़ी का जो है गियर ना बदलें। अगर पहले गियर में गाड़ी चल रही है तो पहले गियर में ही गाड़ी चलाते रहें, ऑप्शन बी भी सही है। एक्सेलेरेटर का लगातार प्रयोग करें, ये राइट है, क्योंकि एक्सेलेरेटर पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। अगर उस पर ध्यान नहीं दोगे तो वाहन बंद हो गया तो भी दिक्कत हो जाएगी। तो उपयुक्त तो सभी जो है विकल्प इसके सही हो जाएंगे। देखिए पानी भरे हुए रास्तों से गुजरते समय पानी में घुसने से पहले वाहन को पहले या दूसरे गियर में कर लेना चाहिए तथा एक्सेलरेटर का प्रयोग लगातार करते हुए आगे बढ़ें, ताकि एग्जॉस्ट पाइप जो है पानी में ना घुसे। एग्जॉस्ट पाइप का मतलब होता है जो भी साइलेंसर है, वो मतलब कि साइलेंसर के माध्यम से पानी जो है ना जा पाए गाड़ी के अंदर, क्योंकि लगातार इस वजह से रेस पर फोकस करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 183, धुंध में गाड़ी चलाते समय रफ्तार धीमी रखें, तो सही है। फॉग लैंप चलाकर चलें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमेशा फॉग लैंप का यूज़ करें अगर धुंध में गाड़ी आप चला रहे हैं। विंड स्क्रीन के वाइपर को चालू करें, तो ये भी राइट है। तो उपरोक्त तो सभी विकल्प सही हो जाएंगे। देखिए धुंध में वाहन चलाते समय रफ्तार धीमी रखें, फॉग लैंप की स्विच ऑन रखें तथा वाइपर चलाते हुए आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 184, पहाड़ी इलाके में गाड़ी चलाते समय क्या करना चाहिए, तो चलने से पहले ब्रेक की जांच कर लें, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप पहाड़ी इलाके में गाड़ी चलाते हैं तो सबसे पहले ब्रेक की जांच करें, कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्रेक फेल हैं या ब्रेक अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। ढलान की तरफ आते वाहन को पहले जाने दें, ये भी गलत है। तीव्र मोड़ पर हॉर्न न बजाएं, तो हॉर्न बजाना चाहिए। दोस्तों ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पहाड़ी इलाके में वाहन चलाने से पूर्व ब्रेक की ठीक तरह से जांच कर लेनी चाहिए। चढ़ाई पर जाने वाले वाहन को वरीयता देनी चाहिए तथा तीव्र मोड़ पर हॉर्न जरूर बजाएं। क्वेश्चन नंबर 185 है, पहाड़ पर वाहन को ले जाते समय निम्न में से किसका पालन नहीं करना चाहिए। यानी कि ये जो चार विकल्प दे रखे हैं, इनमें चार में तीन का पालन करना है, एक विकल्प ऐसा है जिसका पालन हमें नहीं करना है दोस्तों। तो देखिए वो जो है किसका पालन नहीं करना है,
जिस गियर में गाड़ी चढ़े उसी गियर में भी उतरनी चाहिए, तो हमेशा गाड़ी जो है छोटे गियर में चढ़ानी चाहिए और छोटे गियर में गाड़ी उतारनी चाहिए, तो ये तो सही हो जाएगा। ब्रेक का खूब प्रयोग करें, तो दोस्तों ब्रेक का जो है इतना ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो आपको वाहन चढ़ाने में बहुत दिक्कत होगी। अब थोड़ी थोड़ी दूर पे वाहन होगी, तो यही हो जाएगा कि इस चीज़ का हमें पालन नहीं करना चाहिए। ऑप्शन बी जो है, ब्रेक का खूब प्रयोग करें। भारी भारी लदी हुई गाड़ियों को रास्ता दें, तो इम्पोर्टेंट है कि जो लादी हुई गाड़ियाँ उन्हें ज़रूर रास्ता दें, वरना दिक्कत हो सकती है उन गाड़ियों को। मोड़ पर ओवरटेक ना करें, तो कभी भी किसी भी मोड़ पर ओवरटेक ना करें, क्योंकि हो सकता है सामने से कोई वाहन आ रहा हो। तो पहाड़ों पर वाहन चलाते समय ब्रेक का अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि उचित गियर में वाहन को रखकर चलाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 186। दिशा संकेत कम से कम कितने समय पहले देना चाहिए? तो 10 सेकंड पहले। देखिए, वाहन चलाते समय पीछे के वाहनों को दिशा संकेत कम से कम 10 सेकंड पहले देना चाहिए। अगर आपको बाएं तरफ मुड़ना और आपको इंडिकेटर जो है वो दबाना होता है, इंडिकेटर का बटन, ताकि संकेत मिल सके पीछे जो वाहन आ रहे हैं कि आपको किस तरफ मुड़ना है। तो कम से कम 10 सेकंड पहले आपको इंडिकेटर दबाना चाहिए। ऐसा नहीं कि इंडिकेटर दबाया और आपने तुरंत जो है अपनी गाड़ी को मोड़ लिया, उससे जो है दुर्घटना की स्थिति बन जाती है। कम से कम 10 सेकंड पहले इंडिकेटर का यूज़ करना चाहिए, तब हमें वाहन मोड़ना चाहिए, जिस तरफ भी आपको मोड़ना चाहते हो, जिस तरफ का भी इंडिकेटर आपने जो है यूज़ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 187। सड़क संकेतों में अनिवार्य रूप पालन करने वाला संकेत होते हैं, तो गोल संकेत। देखिए, सड़क संकेतों में गोल संकेत अनिवार्य संकेत होता है, पालन न करने पर जुर्माना लग सकता है। देखिए, जो भी गोल संकेत होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। हमेशा जो भी गोल रूप में चीज़ें होती हैं, तीर का निशान है यानी गोल संकेत है, उस पर तीर का निशान है, किसी भी तरीके के गोल संकेत पर कोई भी निशान है, तो हमें अनिवार्य रूप से उसे मानना चाहिए, वरना हम पर जुर्माना लग सकता है। क्वेश्चन नंबर 188। निम्न में से कौन सावधानी का संकेत है? गोल संकेत है या आयताकार संकेत, त्रिभुजाकार संकेत या उपयुक्त सभी? तो त्रिभुजाकार संकेत ऐसा संकेत होता है जो हमें सावधानी का संकेत देता है, यानी सावधान हो जाने की ज़रूरत होती है अगर हम जो है कहीं पर भी त्रिभुज टाइप का जो संकेत होता है वो बना हुआ होता है। देखिए, त्रिकोणीय संकेत सावधानी का संकेत होता है। ये सड़क के 50 से 100 मीटर आगे तक हालात बदलने की तरफ इशारा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 189। आयताकार संकेत संबंधित है। तो आयताकार संकेत जो है वो जानकारी देने वाले संकेत होते हैं, यानी जानकारी देने वाले संकेत होते हैं। मैंने तीनों संकेत आपको बता दिए हैं। त्रिभुज संकेत क्या होते हैं, गोलाकार संकेत क्या होते हैं और आयताकार संकेत क्या होते हैं। आयताकार संकेत वो होते हैं जो हमें जानकारी देते हैं रोड सेंस के बारे में। त्रिभुज संकेत वो होते हैं जो हमें यह बताते हैं कि आगे के हालात कैसे हैं, यानी हमें सतर्क हो जाना है। गोल संकेत वो होते हैं जिन्हें हमें अनिवार्य रूप से मानना होता है। अगर हम उन संकेतों को नहीं मानेंगे तो हम पर जुर्माना लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 190 की तरफ बढ़ते हैं। ईंधन भरते समय क्या नहीं करना चाहिए? अगर आप ईंधन भर रहे हो उस समय क्या नहीं करना चाहिए? तो सिगरेट नहीं पीना चाहिए, बिल्कुल सिगरेट उस समय बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। मोबाइल फ़ोन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो मोबाइल फ़ोन का भी यूज़ नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ईंधन भरते समय न सिगरेट पीना चाहिए और न ही मोबाइल फ़ोन का प्रयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 191। शराब पीकर वाहन चलाने से क्या होता है? दूर तक साफ दिखाई देता, भाई गलत है। साफ दिखाई नहीं देता, धुंधला दिखाई देता। आनंद का आभास होता है, तो कोई आनंद का आभास नहीं होता है। अगर आप उस चीज़ को आनंद का आभास मानते हो तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि दारू पीने से किसी तरीके का कोई आनंद का आभास नहीं होता। थकावट नहीं होती, तो दोस्तों शरीर को थकावट फिर भी होगी अगर आप शराब पीकर वाहन चलाओगे। प्रतिक्रिया समय में बदलाव आता, तो ये सही हो जाएगा। देखिए, अल्कोहल प्रतिक्रिया समय में बदलाव लाता है, जिससे अपेक्षित कार्रवाई में देरी होने से हादसे हो सकते हैं। यानी आप जो है डिसीजन नहीं ले पाओगे जल्दी से कि आपको किस तरफ मुड़ना है, या फिर रोड सेंस के बारे में आप जो है डिसीजन मेकिंग की जो क्षमता है वो वीक हो जाती है अगर आप शराब पीकर वाहन चलाते हो या अल्कोहल का यूज़ करते हो तो। क्वेश्चन नंबर 192। मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार शरीर के प्रति 100 मिलीलीटर खून में अल्कोहल होना चाहिए। तो दोस्तों 30 मिलीग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। तो मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार शरीर के प्रति 100 मिलीलीटर खून में 30 मिलीग्राम से ज़्यादा अल्कोहल नहीं होना चाहिए। इससे अधिक होने पर जुर्माना लगाया जा सकता है।
क्वेश्चन नंबर 193, किसी चौराहे पर पहुंचते समय हमेशा अपना पैर क्लच पर रखें या एक्सीलेटर पर रखें, ब्रेक पर रखें। तो दोस्तों अगर किसी भी चौराहे पर पहुंचते हो तो ब्रेक पर हमेशा अपना पाँव रखना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी पिछले क्वेश्चनों में बताया था कि कभी भी चौराहे के पास में ओवरटेक ना तो वाहनों को करना चाहिए, क्योंकि वहाँ भीड़ भाड़ का इलाका होता है। और जैसे ही चौराहे पर आपका वाहन पहुँचता है तो आपको ब्रेक पर पाँव रखना चाहिए, ताकि कोई दुर्घटना ना हो सके, क्योंकि वहाँ पर भीड़ भाड़ का जो है इलाका ज़्यादा रहता है। तो चौराहे पर पहुँचते समय हमेशा अपने पैर ब्रेक पर रखना चाहिए। इससे आपातकालीन स्थिति में तत्काल रुकना आसान हो जाता है। अगर कुछ प्रॉब्लम है, तत्काल रुकना चाहते हो और ब्रेक पर पाँव है, तो आप आसानी से रुक सकते हो। क्वेश्चन नंबर 194 की तरफ बढ़ते हैं। अच्छे वाहन चालक के तौर पर मुड़ते या लेन बदलते समय किस क्रम का प्रयोग करेंगे? तो मिरर संकेत उपाय। तो वाहन चालक को मुड़ते या लेन बदलते समय मिरर संकेत उपाय के नियम का उपयोग करना चाहिए। यानी सबसे पहले मिरर में देखो, मिरर में देखने के बाद में आपको इंडिकेटर का यूज़ करना है, यानी संकेत देना है, या हाथ दो या इंडिकेटर का यूज़ करो। उसके बाद आप जो है लेन बदल सकते हो या आप मुड़ भी सकते हो। क्वेश्चन नंबर 195, चौराहे पर पीली बत्ती जलने का मतलब है कि जल्द ही लाल बत्ती आने वाली है। पीली बत्ती कितने सेकंड के लिए आती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों पीली बत्ती जो होती है वो, देखिए पीली बत्ती केवल 3 सेकंड के लिए जलती है। 3 सेकंड के लिए जलती है पीली बत्ती। इसका कभी कभी क्या होता है ना, क्रम पूछ लेता है। वो क्रम ऐसे पूछ लेता है, मैंने आपको बताया भी था पिछले प्रैक्टिस सेट में कि दिल्ली पुलिस ड्राइवर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें इनका क्रम पूछा था। आपको पता होगा जब वो क्रम होता है लगा हुआ लाइटों का, तो ऊपर तो रेड होती है, नीचे जो होती है नीचे जो बत्ती होती है वो होती है येलो, उसके नीचे होती है ग्रीन। तो इस तरीके से बत्ती होती हैं। उन्होंने पूछा था कि इन्हें जलने का क्रम बताओ। दोस्तों अगर इन्हें जलने के क्रम के रूप में हम देखेंगे ना, तो सबसे पहले कौन सी जलती है? यानी आप किसी से भी मान सकते हो, रेड से भी मान सकते हो, आप येलो से भी मान सकते हो, आप ग्रीन से भी मान सकते हो। मैं रेड से मानता हूँ। अगर पहले रेड जल चुकी है ना, तो दोस्तों रेड के बाद ग्रीन जलेगी, ग्रीन के बाद येलो जलेगी। अगर येलो जली है पहले, तो येलो के बाद रेड जलेगी, रेड के बाद ग्रीन। क्योंकि आपने देखा होगा अगर येलो बत्ती जल चुकी है तो वो 3 सेकंड तक येलो बत्ती जलेगी, उसके बाद रेड हो जाती है, और रेड के बाद तुरंत ग्रीन होती है। यानी जितना भी समय लगता है, कहीं 75 सेकंड, कहीं 60 सेकंड, जितने समय के लिए भी रेड लाइट चालू रहती है, उसके बाद में ग्रीन लाइट जलती है। तो जलने का क्रम पूछा गया था, और वहाँ पर कन्फ्यूजन ये हो गया था क्योंकि उन्होंने क्रम ये लगा दिया बच्चों ने, रेड, येलो और ग्रीन, जो कि गलत हो गया था। क्योंकि उन्होंने ऐसा क्रम नहीं पूछा था कि इस तरीके से लगी हुई होती है, उन्होंने पूछा था जलने का क्रम बताइए। तो जलने का क्रम येलो जलेगी, येलो के बाद रेड, रेड के बाद ग्रीन, ऐसे बत्तियाँ ये जलती हैं। क्वेश्चन नंबर 196 है, यदि वाहन में गुरुत्व केंद्र ज़्यादा ऊपर हो तो उसके पलटने की संभावना देखिए बढ़ जाती है। यदि वाहन में गुरुत्व केंद्र ज़्यादा ऊपर हो तो उसके पलटने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। इसके प्रभाव को कम करने के लिए कैरियर पर सामान को समानांतर या क्षैतिज स्थिति में रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 197, 90 किलोमीटर प्रति घंटा चलने वाली वाहन की तुलना में 90 किलोमीटर प्रति घंटा चलने वाले वाहन की तुलना में 60 किलोमीटर प्रति घंटा चलने वाले वाहन में ईंधन की खपत क्या होगी? कम होगी या अधिक होगी या समान होगी, या कुछ कहा नहीं जा सकता। तो दोस्तों देखिए, जब वाहन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है तो ईंधन की जो खपत है वो न्यूनतम होगी, क्योंकि अगर गाड़ी आप तेज़ चलाओगे तो उससे क्या होगा, ईंधन की खपत ज़्यादा होती है, और अगर गाड़ी को आप धीमा चलाओगे तो ईंधन की खपत कम होगी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ईंधन की खपत कम होगी। आपने खुद देखा होगा, अगर आप गाड़ी जो है तेज़ चलाओगे तो ईंधन की खपत ज़्यादा होगी। यहाँ पर सिर्फ खपत के बारे में बात की गई है, और धीमी चलाओगे तो खपत कम होगी। क्वेश्चन नंबर 198, यदि वाहन 80 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक रफ्तार से चलता है तो वाहन के अधिक ईंधन खर्च होने में महत्वपूर्ण योगदान किसका होता है? वायुगति के घर्षण का, या टायर के घर्षण का, या दूसरे वाहन के गुजरने पर लगने वाले हवा का, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों वायुगति की घर्षण का। जब वाहन 80 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे अधिक गति से चलता है तो वायुगति की घर्षण के कारण ईंधन की जो खपत है वो बढ़ जाती है।
क्वेश्चन नंबर 199, इंजन चालू करने से पूर्व की जाने वाली जांचें कौन कौन सी होती हैं? इंजन तेल का स्तर, ये जांच हमें करनी चाहिए अगर हम गाड़ी को शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं तो इंजन में तेल कितना वो देखना चाहिए। शीतलक या कूलेंट का स्तर क्या है वो देखना चाहिए। बैटरी चार्जिंग स्तर भी देखना चाहिए। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, इंजन चालू करने से पहले इंजन तेल का स्तर, शीतलक का स्तर या बैटरी चार्जिंग का स्तर तथा पावर स्टीयरिंग ऑयल का स्तर जांच लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 200, धीमी गति से वाहन चलाते हुए जांच करनी चाहिए। असामान्य आवाज़, ये स्टीयरिंग प्रभावी है या नहीं, फुट ब्रेक प्रभावी है या नहीं। तो उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। देखिए, धीमी गति से जब हम वाहन चलाते हैं तो उस समय कुछ जांचें कर सकते हैं हम। असामान्य आवाज़, यानी कोई ऐसी आवाज़ तो वाहन में नहीं आ रही है जो असामान्य हो, यानी सामान्य आवाज़ ना हो, यानी कुछ ज़्यादा ही खतरनाक आवाज़ सी आ रही हो, तो उसकी जांच हम धीमी गति से चलते हुए वाहन पर कर सकते हैं। स्टीयरिंग प्रभावी है या नहीं, यानी स्टीयरिंग को देख सकते हैं, वाहन को धीमा करके वो कट लगा सकते हैं। अगर आप देख रहे हो साइड में देख लो क्या कुछ ऐसी सवारी तो नहीं है, तो उसका जो प्रभावी है वो देख सकते हो स्टीयरिंग का, क्या स्टीयरिंग फेल तो नहीं हो चुका है। फुट ब्रेक प्रभावी है नहीं, यानी फुट ब्रेक दबा दबा के आप देख सकते हो अगर वाहन को धीमा करने के बाद। तो उपयुक्त तो सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, वाहन में असामान्य आवाज़, स्टीयरिंग, फुट ब्रेक इत्यादि की जांच धीमी गति से चलाते हुए करनी चाहिए। यह आज के हमारे 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। आपको क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों, ये 30 अप्रैल तक जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 50-50 क्वेश्चन प्रत्येक सेट में। और डेफिनेटली आपके लिए बेहतर ही हम करने का कोशिश कर रहे हैं। 1 मई से 10 मई तक 10 प्रैक्टिस सेट कराएंगे। प्रत्येक सेट में 150 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 100 क्वेश्चन तो वो होंगे, यानी वो 150 क्वेश्चन ऐसे होंगे जैसे आप वहाँ पर टेस्ट में बैठोगे, आपका एग्ज़ाम होगा उस तरीके से। 100 क्वेश्चन तो होंगे, जिसमें 20 क्वेश्चन यूपीजी के और 80 क्वेश्चन इस रिलेटेड पार्ट से ही होंगे। जो भी सड़क सुरक्षा संबंधी जानकारी है या फिर ओडीआर, एमडीआर, ये जो भी टॉपिक है 80 क्वेश्चन इससे होंगे और 50 क्वेश्चन कंप्यूटर से। तो 150 क्वेश्चन प्रत्येक सेट में देखने को मिलेंगे और हमारा टारगेट रहेगा 150 क्वेश्चन को 1 घंटे में ख़त्म करने का, ताकि आपका भी समय बचे, हमारा भी समय बचे, यानी कि कम इनपुट में भी ज़्यादा आउटपुट निकल के आए। धन्यवाद दोस्तों।